दुल्हन बनी काल। एक घटना का कल से बहुत चर्चा चली है। सोनम एक दुल्हन है जो अपने पति राजा को हनीमून पर लेकर जाती है और वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल करके उसकी हत्या कर देती है। यानी कि पिछले महीना की बात है, 11 मई को शादी होती है और ये शादी ऐप से इन लोगों ने तय किया था और इसमें सोनम और राजा रघुवंशी का विवाह होता है। 11 मई को शादी हो रही है। 16 मई को जो ये लड़की है सोनम, ये अपने बॉयफ्रेंड राज से मिल करके पति के मर्डर का प्लान करती है, जिसमें उसको 6 घंटे लगते हैं। ये मैंने पूरे अखबार से इस न्यूज़ को मैंने पढ़ा। तो 11 मई को शादी, 16 मई को मर्डर का प्लान, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है राज, वो उसके पिता के फैक्ट्री में एक वर्कर है और वो कहती है कि एक बार मैं ये शादी कर लूँ फिर मैं अपने पति को मार दूंगी और विधवा होने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। तो उसका बॉयफ्रेंड राज 16 तारीख को प्लान बन चुका है। सोनम ने प्लान कर लिया अपने पति को मारने का। 23 तारीख को ये लोग जाते हैं हनीमून के लिए और वहाँ राज खुद नहीं जा करके अपने 3 दोस्तों को भेजता है। यही 3 लोग मिल करके वहाँ पर फिर सोनम कहती है वहाँ पर हनीमून की जगह पर कि चले हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे। एकांत जगह पर ले जाती है, वहाँ ये 3 लड़का भी साथ जाता है। वो लोग हिंदी में बात करके घुल मिल जाता है और वहाँ सोनम कहती है मारो इसको, और वो 3 लड़के मिल करके उसके पति को मार कर खाई में फेंक देते हैं। और बाद में सोनम ये साबित करना चाहती है कि वो 3 लुटेरे थे, मेरे गहना छीन लिया, मेरे पति को मार दिया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि सोनम अपने पति से दूर जाकर वो 3 लोगों से बातें कर रही है और 3 लोग पकड़े गए हैं। उनकी अच्छी खासी कुटाई पिटाई होती है और ये बात सामने आ जाता है कि सोनम ने ही मर्डर का प्लान किया था। 50,000 रुपये दिए थे इन तीनों को और 20 लाख रुपये देने का वादा किया था। अब ये केस तो चल ही रहा, आप सभी यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे होंगे। सोनम, राजा और राज, इन तीनों की कहानी को अब मुझे ये कहना है कि मैं अपने बेटे के लिए कैसी लड़की से शादी करूं या फिर मैं अपनी बेटी के लिए कैसे वर की तलाश करूं। तो वर और वधू की तलाश में ये 15 पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो मुझे लग रहा कि हम लोग को सहूलियत होगी। मेरी नज़र में ये 15 पॉइंट आपके सामने है। जब मुझे अपने बेटे के लिए बहू ढूंढना होगा, और क्योंकि 21 साल का मेरा बेटा हो चुका है, आज से मुझे ये काम भी करना है और पूरे देश को चिंता है कि आजकल तो विवाह हुआ और लड़कियों ने मर्डर का प्लान करके मार डाला। दिसंबर में अतुल सुभाष का कांड हुआ था जिसमें दुल्हन से परेशान होकर के पति ने जान दिया। मार्च में फिर वो नीला ड्रम वाला कांड हुआ था जिसमें लड़की ने अपने पति को मार डाला और जून में ये सोनम वाला कांड सामने आया है। इसको देख करके मुझे लगता है कि जब मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाऊँगा, कैसे विश्वास करूँ कि ये लड़की सीता सावित्री साबित होगी। या फिर जब मुझे अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना होगा, मेरी बेटी भी 17 साल के आसपास है, जब मुझे उसके लिए वर ढूंढना होगा तो मैं क्या करूं, मेरा क्राइटेरिया क्या होगा, मेरा नापने का तरीका क्या होगा, मैं कौन सी 15 सावधानियां रखूंगा जिससे कि मुझे सुविधा होगी। तो ये मेरे 15 पॉइंट्स हैं जो आप सभी के काम आने वाले हैं। ये मेरे 53 साल का अनुभव है, तजुर्बा है। पहली बात कि मेरे बेटे का शादी उस लड़की से मैं कराऊंगा जो सनातनी हो। ये मेरी अपनी सोच है। आप कहेंगे भाई मुसलमान से क्यों नहीं, क्रिश्चियन से क्यों नहीं, यहूदी से क्यों नहीं, सिख से क्यों नहीं। मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि लड़की किसी अन्य संस्कार में अगर पली बढ़ी है तो फिर उसको सनातनी संस्कार में ढालना और लाना शायद मुश्किल हो। अगर मेरी बहू क्रिश्चियन परिवार से हो, मुसलमान परिवार से हो, वो मेरे घर की बहू बने तो संभावना ये है कि उसको मेरे परिवार में ढलने में असुविधा हो। तो मेरी पहली शर्त कि मेरी बहू सनातनी होनी चाहिए। और उसी तरह से जब मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकलूँगा तो मेरी पहली शर्त होगी मेरा जो दामाद हो, यानी कि वर जो हो बेटी का, वो सनातनी होनी चाहिए, मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं। हालांकि समय पर मेरा वश नहीं चलता है, वो इसमें बच्चे क्या करेंगे वो अलग बात है। अभी मैंने सिर्फ अपने विचार रखे हैं। सिर्फ इसलिए सनातनी चाहिए क्योंकि मैं अलग धर्म वालों को लेकर के एडजस्ट शायद नहीं कर पाऊँ। मैं किसी धर्म को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ संस्कार अलग अलग होंगे। एक मुसलमान लड़की होगी तो 5 वक्त नमाज पढ़ेगी, बेटा होगा तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा। ये दोनों एक साथ रह पाएंगे नहीं, बहुत झगड़ा झमेला का सवाल हो सकता है, इतना आसान नहीं है। खैर, दूसरी बात जो मेरी दूसरी शर्त है कि मेरे लिए मेरी बहू या बेटी के लिए वर शिक्षित होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई बुरा समय आए तो बेटा अपना खर्च चला सके और बेटी अपना ज़िंदगी चला सके।
ये सभी जानते हैं कि आज के युग में लड़का या लड़की एजुकेटेड होना चाहिए, उसके साथ साथ संस्कारी होना चाहिए। ये मेरा ज़बरदस्त पॉइंट है। अगर मेरी होने वाली बहू क्या अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, अगर ये बात कहीं से साबित हो गया कि वो लड़की अपने माता पिता से अच्छे से व्यवहार नहीं करती है, अपने भाई बहन से अच्छे व्यवहार नहीं करते, अपने रिश्तेदारों से अच्छे बिहेव उसके नहीं है, मेरी तरफ से वो शादी कैंसिल। यानी ये मेरे लिए दूसरी शर्त बहुत ज़बरदस्त है कि मेरी बहू या फिर मेरा दामाद संस्कारी होना चाहिए। और संस्कारी का एक ही स्केल है, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वही संस्कारी है। और अगर मुझे पता चल जाए कि कोई लड़की अपने माँ बाप से बदतमीजी करती है, कैंसिल। तीसरी बात, चूँकि समय कम है, मैं जल्दी जल्दी आप सभी को बात बताना चाहूँगा। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिसके घर में रामायण हो, पहले मैं उस घर में एक बार घूमना पसंद करूँगा, देखूँगा कि रामायण है या नहीं है। अगर उस घर में रामायण नहीं रखा हुआ या तो मुझे लगेगा इस घर से वो उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए एक ऐसी बहू जो रामायण के आदर्शों पर चले, अपने पति के साथ उसका जीवन भर का साथ हो, सास ससुर के साथ, देवर के साथ, सभी के साथ अगर आदर्श संबंध की कल्पना करनी है तो रामायण में है, यानी श्री रामचरितमानस में है। और वही बात मैं अपने दामाद में भी ढूंढना चाहूँगा। अगर उससे घर में रामायण नहीं है तो मैं तो उससे आशा नहीं कर पाऊँगा कि आगे जा कर के एक आदर्शवादी पति बन पाएगा। खैर, ये मेरा तीसरा अपनी सोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सारी सोच सही है या एप्लीकेबल है। चौथी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि एक बात ध्यान रखिए, किसी भी फ़ोन कॉल का, किसी लड़की का या लड़के का 2 साल के कॉल हिस्ट्री अवेलेबल होता है। सोचिए, टेलीफोन निगम के पास हम जितना भी फ़ोन में बात करते हैं, कोई लड़की पिछले 2 साल में कितने सारे लोगों से बात की, क्या क्या बात की, इसका कॉल हिस्ट्री सरकार के पास होता है, यानी टेलीफोन निगम के पास होता है। तो किसी लड़की ने पिछले 2 साल में कितने सारे फ़ोन किए, किस किस को फ़ोन किए, फ़ोन में क्या क्या बात की है, ये जाना जा सकता है। उसी तरह से कोई लड़का अब तक पिछले 2 साल में कितने लोगों से बात किया, क्या क्या बात किया, कैसे बात किया, उसका रिकॉर्ड रहता है। ये बात विशेष करके वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि 2 साल का कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए जब भी आप फ़ोन पर बात करें, इस बात को याद रखिएगा, कल कोई कांड हो जाए, आपका कॉल हिस्ट्री चेक किया जाएगा, सब राज खुल जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग फ़ोन पर बात करें, ज़रा संभल कर बात करिए, सावधानी से बात करिए या फिर सही बात करिए। मैं बार बार याद दिला दूं, हम जब भी फ़ोन पर बात करते हैं तो पिछले 2 साल का कॉल रिकॉर्डिंग का हिस्ट्री रहता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अपने बहू का या दामाद का पिछले 2 साल का कॉल हिस्ट्री रख पाऊँगा, वो मेरा इतना आसान नहीं होता है, बट संभव है। इसके अलावा ये जानना जरूरी है कि वो हिस्ट्री क्या है। मेरी होने वाली बहू या मेरा होने वाला दामाद का हिस्ट्री जरूर पता करिए। मेरा एक दोस्त अपनी बहन की शादी के लिए गया था, वो सबसे पहले उसने ये पता किया था कि जिस लड़का से उसकी बहन की शादी होने वाली है उसका हिस्ट्री क्या है, यानी कि वो कैसा लड़का है, किस किस से मिलता जुलता है, कोई प्रेम कहानी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो ये बात जब भी आप अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए वर वधू की तलाश में जाएं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर है तो पता करिए, यानी उसका हिस्ट्री पता करिए, आपको पता चल जाएगा। आज के युग में 2025 में लगभग सभी लड़कियों का, गलती हुई, सभी लड़कियों का नहीं, बहुत सारी लड़कियों का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होता ही। और अगर यही लालच रहा जो इन 3 लड़कियों ने किया, जो कल सोनम वाले कांड में हुआ, तो बात बिगड़ सकती है। खैर, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने बेटे के लिए बहू और बेटी के लिए दामाद खोजने जाएं, उन दोनों का हिस्ट्री पता करने का कोशिश कीजिए। ये पता चलता है सिर्फ जब अगुआ सिस्टम से शादी होता है। आजकल तो ऐप से, सोनम और जो राजा का शादी हुई है, ये ऐप से देख कर हुई है। ऐप में सेम कास्ट वाला खोजिए और शादी करिए। हमारे देश में सनातन धर्म में अगुआ ही शादी ब्याह तय करता है। अगुआ उस व्यक्ति को कहते हैं जो लड़की पक्ष को भी जानता है, लड़का पक्ष को भी जानता है। इसमें संभावना है कि लड़की क्या है अगुआ जानता है और लड़का क्या है अगुआ जानता है, तब ये शादी कराई जा सकती है। क्योंकि अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो अगुआ सहायता करता है, यह अगुआ से पूछा जा सकता है कि भाई ये बैकग्राउंड था, आपने बताया नहीं हमें। इसलिए मेरे हिसाब से जिस सनातन विवाह में अगुआ वाला सिस्टम था वो सबसे बेस्ट था। क्योंकि अब मेरे हिसाब से लव मैरिज भी फ्लॉप हो गया और अरेंज मैरिज भी फ्लॉप हो रहा है।
अगुआ वाला सिस्टम अच्छा था और सदियों तक अच्छा रहेगा। एक बीच में आदमी होना चाहिए जो लड़का और लड़की दोनों को जानता हो। खैर, अगला पॉइंट मैंने देखा है कि मेरे हिसाब से मेरी बहू या मेरा दामाद वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि जो लोग मांसाहारी होते हैं वो चिकन मटन तो खाते ही हैं, वो कठोर भी हो सकते हैं। खैर, शाकाहारी लोग भी कम कठोर नहीं होते हैं, मुझे मालूम है, मेरा पर्सनल अनुभव है। मांसाहारी लोग भी कोमल हो सकते हैं और शाकाहारी लोग भी कठोर हो सकते हैं। फिर भी मेरी प्राथमिकता होगी मेरी होने वाली बहू या मेरा होने वाला दामाद वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, तो मुझे सूटेबल होगा। अगला पॉइंट मैंने देखा है, दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मेरा बेटा अगर कमाता नहीं है तब तक मैं शादी ही नहीं करूँगा। जी हाँ, अगर मेरा बेटा की अर्निंग अच्छी नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या बिजनेस हो या नौकरी हो, तब तक मैं उसके लिए बहू ढूंढने नहीं जाने वाला हूँ। और कई लोग अपने बेटे की शादी घर देख करके या बाप दादा की संपत्ति देख कर देते हैं, वो उतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बार बार अपनी पत्नी के लिए वो बेटा हमसे तो पैसा नहीं मांगेगा ना। मेरे हिसाब से मेरा बेटा कमाने वाला होना चाहिए और मेरी बेटी के लिए जब मैं दामाद ढूंढने जाऊँगा वो दामाद कमाने वाला होना चाहिए, क्योंकि बेटी से जब शादी हो जाएगी वो हर छोटी बड़ी बातों पर अपने माँ बाप से तो पैसा नहीं मांगेगा, चाहे वो नौकरी करे या बिजनेस करे, मगर मेरा दामाद कमाने वाला होना ही चाहिए। बाप दादे का घर देखकर मैं नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ, अगला पॉइंट जो मेरे दिमाग में है वो है कि 6 महीना पहले से एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए। मेरा बेटा जिस लड़की से शादी करे, इंगेजमेंट से लेकर शादी होने तक के बीच 6 महीने का फासला होना चाहिए और मेरा बेटा उससे 6 महीने में मिले, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, ताकि एक दूसरे को जान सके, समझ सके। और मेरी बेटी भी उस लड़का से मिले 6 महीना तक, उससे मिले जुले। सबसे ज़्यादा ये देखना है कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे से बात नहीं कर रही है, फ़ोन पर बात नहीं कर रही है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या साथ निभाएगी जीवन भर। कल सोनम और राजा वाले हत्याकांड में शादी से पहले राजा ने कहा था अपनी माँ से कि सोनम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात मैं कहूँगा कि चट मंगनी पर शादी नहीं, पहले एंगेजमेंट, उसके बाद शादी में 6 महीने का वक्त, और इन लोगों को बार बार एक दूसरे से मिलना चाहिए ताकि ये लोग एक दूसरे को जान सके कि लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं, या लड़का मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि जीवन भर साथ वही देगा जो आज से इंटरेस्टेड है। मैं 2025 को लेकर के बात कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में बात अलग थी, माँ बाप शादी तय किया, अगुआ ने शादी तय किया, अचानक शादी हो गई, तब एक दूसरे को जानने का मौका मिला। आज 2025 है, बेहतर होगा 6 महीने तक पहले लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को जाने, उसके बाद शादी करें। और अगर आदमी के पास थोड़ी भी बुद्धि है तो पहचान सकता है कि कभी न कभी लड़की अपने असली भेष में आएगी और कभी न कभी लड़का अपने असली भेष में आएगा। पहले लड़के और लड़की के नेचर को पहचाने, तब आप शादी के लिए हाँ करें। अगला पॉइंट जो मेरे सामने है वो है कि कभी कभी हाँ रियल नेचर सामने आएगा। और इस बात पर हाँ लैंग्वेज की बात जहाँ तक आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे बेटे की शादी उसी लड़की से होनी चाहिए जिसका लैंग्वेज गंदा ना हो। आज के दौर में बहुत सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ इसके जबान पर गंदी भाषा है, लैंग्वेज खराब है। अगर किसी लड़की की लैंग्वेज खराब है तो मैं अपने बेटे की शादी उससे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाली गलौज का इस्तेमाल हंसी मजाक में करना चाहिए, रियल लाइफ में सोच समझ से करना चाहिए। वैसे तो देरा बाबा भी गाली दिया करते थे और उसने बहुत सारे वर्ड यूज़ किए हैं, मगर उनकी बात कुछ और है। एक आम जिंदगी में अगर किसी लड़की की जबान गंदी है, गाली गलौज करती है, मैं अपने बेटे की शादी उससे नहीं करने वाला हूँ। और ठीक दूसरी तरफ अगर किसी लड़के का जबान अगर गंदी है, गाली गलौज करता है, तो मैं उसे अपने बेटी के लिए दामाद नहीं चुनने वाला हूँ। इसके बाद आखिरी बात मेरे पास आई है कि बेटे के अनुकूल बेटी होनी चाहिए और बेटी के अनुकूल बेटा होना चाहिए। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए वैसी बहू खोजूंगा जो दोनों में थोड़ी सी समानता भी हो। अगर मेरा बेटा शराबी हो जाए, कबाबी हो जाए, अयाश हो जाए और उसके लिए हम गाय जैसी लड़की खोज दें, तो शायद उस लड़की को जीवन भर झेलना पड़ जाए। या फिर मेरी बेटी सीधी शादी है और लड़का मिल जाए पियक्कर हो, दारू पीता हो, चिकन मटन खाता हो, अयाश करता हो, इन दोनों की शादी करनी बेकार है। यानी कि बेटे के अनुकूल बहू होनी चाहिए और बेटी के अनुकूल दामाद होना चाहिए। इन 15 पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखा, शायद आपके किसी काम का हो। मेरी ज़िंदगी में तो ये होने वाला है। जब भी मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, इन 15 बातों का ध्यान रखूंगा, और जब मैं अपनी बेटी के लिए दामाद खोजने जाऊंगा तो इन 15 बातों का ध्यान रखूंगा। एक बार फिर मैं कह दूं, कल जो सोनम हत्याकांड हुआ है, सोनम, राजा और राज,
इस घटना से देश के कई लड़के और लड़कियां सोच में पड़ गए हैं। इन 3-4 लड़कियों ने लड़की जाति को बदनाम कर दिया है और 3-4 लड़कों ने लड़कों जाति को बदनाम कर दिया, विवाह जैसे पवित्र बंधन को बदनाम कर दिया है। मैं आप जी भरोसा से कहता हूँ, समाज में अगर 5% लोग अगर ऐसे हैं तो 95% लोग बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, प्रणाम।